नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, केमो नाचो केमचो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सबों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस सारणी पर बात किया था और इस सारणी में ये सारी वैल्यूज कैसे आई इन सब पर भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया था कि साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, साइन 30 का मान 1/2 क्यों होता है, साइन 45 का मान 1/√2 क्यों होता है और साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है और कॉस 90 का मान साइन 90 का मान 1 क्यों होता है। फिर कॉस के लिए भी हम लोगों ने इसी प्रकार देखा था। फिर हम लोगों ने टेन का देखा था, क्योंकि टेन का देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोसेक सेक और कॉट के लिए भी बातें की थी, ये अपरिभाषित क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी बातों को भी हम लोगों ने देखा था। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली कक्षा को नहीं किया है तो आप लोग पिछले वाली कक्षा को कीजिए। और पिछले वाली कक्षा में हमने आप लोगों को सारा तो ठीक था, कंफ्यूजन आप लोगों को बच रहा होगा दो चीजों पे। एक तो हमने जो कहा था कि साइन 90 का देखने का तरीका, अगर यह हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें यह कोण तो हमारा 90 डिग्री का पहले से होता है, आप लोग पता है, क्योंकि यह कोण 90 डिग्री का नहीं होगा तो यह समकोण त्रिभुज होगा ही नहीं। हम लोग यदि इसको थीटा मान रहे थे और इस थीटा को हम लोग, यदि हम इस थीटा को 90 डिग्री कह रहे थे, इसको हम लोग क्या कह रहे थे कि थीटा हमारा टेंडिंग टू 90 डिग्री, यदि थीटा को हम 90 डिग्री के पास लेके जा रहे थे तो हमको साइन थीटा का मान निकालना था। जो इसके लिए इस टाइम पर क्या हो रहा था, इस वाले भुजा और ये कर्ण, इसके अनुपात को ही तो हम लोग साइन कहते हैं। मान लेते हैं यह एक्स है या वाई है, तो एक्स अपॉन वाई को ही हम लोग क्या कह रहे थे, साइन कह रहे थे। यदि हम लोग थीटा को क्या करा रहे थे, 90 डिग्री के पास लेके जा रहे थे। 90 डिग्री के पास लेके जाने का क्या मतलब है कि थीटा को हम कुछ इस प्रकार का कोण ले रहे थे, 89.9999999 इस प्रकार का हम लोगों ने कोण लिया। तो यह 90 डिग्री के बहुत ही पास है। ये कोण देखिए 90 डिग्री के कितना लगभग, ये ना, इसको हम लोग 90 ही लिखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग एग्जैक्ट 90 बना देंगे तो यह कभी त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि यह भी 90 डिग्री का है, यह भी 90 डिग्री का है। तो क्या यह इससे कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, तो त्रिभुज बनेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज बना सकते हैं, या फिर यह एक खुली आकृति रहेगी, या फिर हम लोग इसको कहेंगे कि यह अनंत पर जाकर के मिलेगी, ऐसे करके। यही हम लोग इस केस में भी कहते हैं कि अगर हमारा ये कोण थीटा क्या है, 89.9999 के पास जा रहा है, तो ये वाली भुजा भी हमारी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, आगे की ओर जाते रहेगी। और ये वाली भुजा भी हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। इस बड़ी वाली वैल्यू और इस बड़ी वाली वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया था, बहुत दूर जाकर के हम लोगों ने y और x को लगभग बराबर मान लिया था, और यहाँ से हमारा y और x लगभग बराबर था, तो साइन 90 का वैल्यू हमारा क्या आ रहा था, 1 के बराबर आ रहा था। यह तो हो गया था एक तरीका देखने का। दूसरा, हम लोग साइन 90 को कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं, साइन की परिभाषा के हिसाब से। साइन 90 को हम कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यह हमारा 90 डिग्री का कोण है और इसी 90 डिग्री को हम लोग इस बार थीटा मान ले रहे हैं। तो साइन की परिभाषा क्या होती है, किसी एंगल कोण के लिए साइन की परिभाषा क्या होती थी, साइन की सामने वाली कोण की सामने वाली भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते थे, साइन कहते थे उस कोण के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस कोण को ही थीटा मान लेते हैं, 90 डिग्री को ही, मतलब हम लोग अगर साइन 90 की बात करें इस त्रिभुज में, यह हमारा 90 के बराबर नहीं है, यह भी हमारा 90 को टेंड नहीं कर रहा, और यह हमारा कोण 90 के बराबर है। तो इस कोण के लिए यदि हम लोग साइन लिखने का प्रयास करेंगे तो साइन की परिभाषा के अनुसार, साइन की परिभाषा क्या होती है, साइन की परिभाषा होती है कि जिस कोण के लिए हम लोग साइन निकाल रहे होते हैं, जिस कोण के लिए हम लोग साइन निकाल रहे होते हैं, तो उस कोण के सामने वाली भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में इस कोण के लिए बात करें तो इस कोण के लिए सामने वाली भुजा भी कर्ण ही है और कर्ण तो कर्ण है ही। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो x अपॉन एक्स आ जाएगा, जो कि हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि यह भी एक देखने का तरीका है। अब 10वीं कक्षा में हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं और इस प्रकार से भी देख सकते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा हो क्या दोनों सही है या फिर कोई एक सही है या फिर कोई एक गलत है, तो इस पर अभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि 10वीं कक्षा में इस पर टिप्पणी की बात नहीं है। लेकिन हम लोग शिक्षा की दृष्टि से, हम लोग ज्ञान की दृष्टि से बात करें तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम लोग देखते चले और ऐसे कन्फ्यूजन को अपने दिमाग में आने दें। हम लोग क्या करते हैं ना कि हमें हमारे टीचर्स जो बोल देते हैं हम लोग वो मान लेते हैं। जैसे बचपन में मेरे साथ भी होता था कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो सारे लोग प्रूफ कर देते थे कि ये वृत्त है, ये त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, ये प्रूफ मिल जाता था हमको, हमारे टीचर करवा देते थे। लेकिन ये वाला प्रूफ हम लोगों को कभी नहीं करवाया जाता था कि
गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर क्यों होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर क्यों होता है? हमें वृत्त के बारे में तो प्रूफ मिलता था बचपन में, लेकिन हमें कभी इसके बारे में प्रूफ नहीं मिला कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्यों होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरे मन में कंफ्यूजन आता था और हम अपने तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते थे। हमको ऐसा लगता था कि अगर हम 4 सेम त्रिज्या वाले वृत्त ले लें, जैसे यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो ये 1 पाई अब आर स्क्वायर क्या हो गया? एक ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। जिसकी त्रिज्या आर है, ऐसे एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। और ऐसे ऐसे कितने हम वृत्त को जोड़ दें आपस में, ऐसे ऐसे हम 4 वृत्तों को यदि आपस में जोड़ दें तो एक गोला का सरफेस हम सतह से बना सकते हैं। हम ऐसा सोचते थे 10th क्लास में। ऐसा होता नहीं है, हालांकि इन चारों को मिलाएंगे तो इस गोले के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, लेकिन होता यहाँ पे और कुछ है। अब वो क्या होता है वो तो अब हमको पता चल गया, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि ऐसा गोले का क्षेत्रफल क्यों प्राप्त किया जाता, क्यों 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता और कैसे निकलता है, ये हमें बताया गया। लेकिन 10th क्लास में नहीं बताया जाता था और नहीं बताया जाता, हम भी आपको नहीं बताएंगे। तो ये सोचने वाली बात होती थी कि आप खुद से सोचते हैं कि नहीं, आपके मन में शंका आती है कि नहीं। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में शंका आएगी, भले ही समाधान ना मिले। और अपने शिक्षकों से पूछने में संकोच भी होता था कि ये हम पूछे तो पूछे कैसे, डर लगता था बताएंगे नहीं, ऊपर से कुछ 4 सवाल और कर देंगे, हाँ कल ये पढ़ाए थे बता, तो वो ऐसा कर देंगे। तो इसलिए पूछते नहीं थे, लेकिन मन में शंका आता था। यदि आपके मन में भी आती है तो ये अच्छी बात है, ठीक है, आपको आंसर नहीं पता है लेकिन शंका आनी चाहिए। तो हम लोग साइन 90 को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, और जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था उस प्रकार से भी देख सकते हैं, एक आता है। और हम आपको बताए थे कि इस ट्रिक को इस सारे जो हमने ये टेबल देखा था कल, ये वाला टेबल एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वाला टेबल, इस वाले टेबल को याद कैसे करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है, ये तो हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। तो इसको याद कैसे रखना है उसके लिए भी हम आपको एक आसान सा ट्रिक बता देते हैं, लेकिन इस ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम यदि हम आप लोगों को नहीं बताएं, हमें याद नहीं, हम आपको बताएं कि नहीं बताएं, यदि टेन थीटा हमको निकालना हो, टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन की परिभाषा क्या होती है? किसी कोण थीटा के लिए उस कोण थीटा के सामने वाली भुजा और उस थीटा के संलग्न भुजा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो किसी कोण के लिए टेन की परिभाषा क्या होती थी? उस थीटा के सामने वाली भुजा और उस थीटा के संलग्न भुजा, मतलब लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते थे? उस कोण के लिए टेन कहते थे। अब इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। हम लोग को पता है कि किसी कोण थीटा के लिए साइन की परिभाषा क्या होती है, साइन का मान क्या होता है? उस कोण थीटा के सामने वाली भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं। और कॉस का मान क्या होता है? किसी कोण थीटा के लिए उस कोण से संलग्न भुजा कर्ण के अलावे और कर्ण के अनुपात को हम लोग उस कोण का कॉस कहते हैं। अब हमको क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमको अगर हम टेन की बात करें तो टेन हमको पी अपॉन बी चाहिए। पी बटे बी को हम लोग टेन कहते हैं, मतलब लंब बटे आधार को हम लोग क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। तो क्या हम लोग साइन और कॉस के पदों में टेन को लिख सकते हैं? तो हम लोग प्रयास करने देखने का कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे P है और यहाँ पे B है, इसको हम छोटी भी कर लेते हैं क्योंकि वहां पे हमने छोटी B का प्रयोग किया। यहाँ पे B है, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये P ऊपर आ जाए और ये B नीचे आ जाए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर H और यहाँ पर भी H है, तो H से H को हम लोग कुछ कर सकते हैं ताकि ये H से H कट जाए और P ऊपर आ जाए, B नीचे आ जाए। तो हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए यदि हम इस प्रकार लिखें P अपॉन H गुना H अपॉन B, अगर हम लोग इस प्रकार से लिखें तो क्या होगा? H से H कट जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? P अपॉन B प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? टेन थीटा के बराबर है। यह हमारा टेन थीटा के बराबर, P अपॉन B कोई तो हम लोग टेन कहते हैं, तो P अपॉन B टेन आ गया। अब इसको हम लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? देखिए P अपॉन H,
P अपॉन एच को तो हम लोग साइन कहते हैं, इसको तो हम लोग सरलता से साइन थीटा लिख देंगे। अगर P अपॉन एच की बात करें तो इसको हम लोग सरलता से साइन थीटा लिख सकते हैं, गुना अब H अपॉन बी जो यहाँ पर था, इस H अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो H अपॉन बी ही लिख लेते हैं, और ये बराबर है टेन थीटा के। अभी हम लोगों ने देखा कि यह टेन थीटा के बराबर, क्योंकि P बटा बी आ रहा है और P बटा बी खुद टेन थीटा के बराबर है। अब इस H बटा बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा याद कीजिए। अगर कॉस की परिभाषा b बटा एच है तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग h अपॉन बी लिखते हैं, तो इसको हम लोग साइन थीटा इंटू सेक थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा गुना सेक थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा के बराबर हो गया। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। या फिर यहीं से हमारा दूसरा सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रम होता है, चूंकि कॉस का व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा हमारा बराबर होता है एक बटा कॉस थीटा के, या कॉस थीटा हमारा बराबर होता है एक बटा सेक थीटा के। ये हमने पिछली कक्षा में, मतलब पिछली कक्षाओं में देखा होगा कहीं ना कहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एक बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो इधर है ही, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। साइन थीटा गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इधर ले लेते, साइन थीटा गुना एक करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे में कॉस थीटा गुना एक करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा की एक और परिभाषा आ गई कि किसी कोण थीटा के लिए, उस कोण थीटा के लिए साइन और उस कोण थीटा के लिए कॉस के अनुपात को भी हम लोग टेन थीटा कहते हैं। ये कहाँ से निकल के आया है, बेसिक इस परिभाषा से निकल के आया, पी अपॉन बी चाहिए। देखिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी अब देख सकते हैं, इसको देखना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। किस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए टेन थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं P अपॉन बी लिखते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर में भी हम लोग क्या कर दें, H से भाग लगा दें, और बी अपॉन इसको भी H से भाग लगा दो। गणित के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। क्यों गलत नहीं किया है, क्योंकि हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, P अपॉन एच भागा बी अपॉन एच, जिसको कि हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे, P अपॉन एच गुना H अपॉन बी, H से H कट जाएगा और ये हमारा फिर से P अपॉन बी के बराबर आ जाएगा। तो P अपॉन बी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिख दिया, अब बस कुछ नहीं करना है, टेन थीटा तो है ही। P अपॉन एच को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी बातें थीटा के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये इसको हम थीटा कह रहे हैं तो ये भी हमारा जो मान निकल के आएगा थीटा के लिए ही निकल के आएगा। क्योंकि देखिए अगर ये कोण थीटा है और इसको हम P कह रहे हैं और इसको B कह रहे हैं और इसको H कह रहे हैं, तो इस कोण थीटा के लिए देखिए P अपॉन H का अनुपात क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। और इस थीटा के लिए B अपॉन H ये अनुपात क्या कहलाएगा, ये कॉस कहलाएगा। तो इसको हम लोग कह देंगे सिंपली कॉस थीटा। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, इसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं इस सारणी को कैसे याद रखना है, इस पर हम बात करते हैं। इसको हम साफ कर ले रहे हैं। और ये जो हम साइन के बारे में आपको बताएं, इनमें से कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, आप लोग इस पर थोड़ा पता करने का प्रयास कीजिएगा। फिर जब इस कोर्स का एंड होगा तो फिर हम आपको होगा तो बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए हमको सारणी याद रखना है, सारणी याद करने का ट्रिक चाहिए। तो पहले हम लोग साइन थीटा के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं साइन, यहाँ पे ले रहे हैं हम कॉस, यहाँ पे ले रहे हैं हम टेन, यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉट, यहाँ पे हम ले रहे हैं सेक, यहाँ पे हम ले रहे हैं कोसेक। सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। और यहाँ पे हम ले रहे हैं थीटा का वैल्यू। अगर ये थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री के बराबर है। अगर थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री के बराबर है। अगर थीटा हमारा क्या है,
45 डिग्री के बराबर है, अगर थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री के बराबर है, अगर थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री के बराबर है। इन्हीं 5 कोणों के बारे में हमें 10वीं कक्षा में पढ़ना होता है कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान, अगर थीटा 30 होगा तो साइन का मान क्या होगा, थीटा 45 होगा तो साइन का मान क्या होगा, और थीटा 60 होगा तो साइन का मान क्या होगा, और थीटा 90 होगा तो साइन का मान क्या होगा। और बिना थीटा के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये सारे निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं बनता है। इनका अर्थ तभी बनता है जब ये किसी कोण के साथ आएंगे। तो अब हम साइन 0 का मान निकालना है। अब हम ट्रिक देख रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बस एक प्रकार का ट्रिक है। आपको साइन 0 का वैल्यू चाहिए तो बस आपको पूरे याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं। आप यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम लोग शून्य से प्रारंभ करेंगे लिखना। शून्य, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। और हम सबको क्या करेंगे 4 से भाग लगाना प्रारंभ कर देंगे। इसको भी हम लोगों ने 4 से भाग लगाया, इसको भी 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 4 से भाग लगाया। ये एकमात्र ट्रिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है। जो लॉजिक था वो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। अब सबका हम क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, सबका वर्गमूल कर देंगे। ये करना आसान है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, फिर सबको 4 से भाग लगा दिए, फिर सबका वर्गमूल ले लिए। तो यहां से हम लोग को साइन का मान निकल जाएगा। पहले हम साइन का मान निकाल ले रहे हैं। अब देखिए अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो साइन का वैल्यू क्या है, 0/4। किसी भी संख्या में यदि हम किसी भी संख्या से यदि हम शून्य में भाग लगाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। दो बात याद रखना, यदि हम किसी संख्या से, नीचे कोई संख्या है, ये x कोई संख्या है, x हमारा कोई क्या है वास्तविक संख्या है, x हमारी संख्या है, तो किसी भी संख्या से हम यदि शून्य में भाग लगाते हैं तो हमको शून्य प्राप्त होता है। यदि इसके जस्ट उल्टा, यदि हम किसी संख्या में शून्य से भाग लगाते हैं तो यह परिभाषित नहीं है। इसको अभी तक गणितज्ञों ने क्या कहा है, अपरिभाषित कहा है। कि इसका क्या अर्थ निकलता है ये हमें नहीं पता है। तो दो बात है, अगर शून्य में भाग लगाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा, और शून्य से भाग लगाएंगे तो हमको अपरिभाषित प्राप्त होगा। इसको अनंत नहीं कहेंगे, अपरिभाषित कहेंगे। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसको अभी तक परिभाषित ना किया गया, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है वो हमें नहीं पता। इसी को कहते हैं अपरिभाषित होना। तो अब देखिए शून्य से भाग लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, √0 बन जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 का वर्गमूल को यहां से हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 कब बन जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर √3 का वर्गमूल तो √3 ही रहेगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल बाहर नहीं आता। और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ से 4 और 4 से हम काट देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो साइन 0 का मान हमारा ये क्या हो जाएगा, √0 का मान 0 के बराबर होता है। तो साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, कॉस 60 का मान √3/2 आ गया, और कॉस 90 का मान हमारा 1 के बराबर आ गया। अब कॉस का मान आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आसान है। अब साइन का मान जैसे आ गया पांचों के लिए, अब कॉस निकालना बहुत ही आसान है। अब हम लोग कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। तो साइन 90 का मान जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान हो जाएगा, मतलब √3/2। जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का मान भी रहेगा 1/√2। और जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान हो जाएगा, मतलब 1/2। और जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान हो जाएगा, मतलब कि 0। तो मतलब साइन का उल्टा कर देंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 60 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है। और कॉस साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1/√2 और 1/√2 ही आता है। फिर इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। साइन का मान निकाल लेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो हमको कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया।
अब हमको निकालना है tan का। तो tan के निकालने के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट अभी क्या देखा है कि अगर साइन निकालना हो तो साइन थीटा tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा और cos थीटा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 आया था और 0 में हम लोग 1 से भाग लगा देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू अगर हम देखिए tan 0 की बात करें तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था, अभी हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला बनाया है इसी के लिए तो बनाया है कि साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात का। तो टेन 0 का मान हो जाएगा साइन 0 और कॉस 0 के मान के अनुपात के। तो बस वही कर रहे हैं हम। साइन 0 का मान कितना, देखिए साइन 0 का मान 0 है तो 0 बटे कॉस 0 का मान कितना 1 है तो बटे 1। और अभी हम लोगों ने अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या से यदि हम 0 में भाग लगाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो tan 0 का मान आ गया 0। फिर हमको tan 30 का मान निकालना है तो साइन 30 और कॉस 30 को डिवाइड कर देंगे। मतलब देखिए यदि हम क्या करें, इन दोनों को भाग लगा दें तो हमारा आ जाएगा tan 30 का मान। तो देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा √3 तो 1 बटे √3। फिर रूट 2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बच जाएगा। फिर नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा √3 गुना 1 तो क्या बच जाएगा √3। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 0। अभी हम बताए हैं कि यदि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाएंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब आपको सबका मान पता है, tan 0 का मान पता है, tan 30 का मान पता है, tan 45 का मान पता है, tan 60 का मान पता है, tan 90 का मान पता। अब आप cot का मान नहीं लिख दीजिएगा, cot थीटा, क्योंकि tan का उल्टा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे तो यह अपरिभाषित बन जाएगा, और जैसे इसको उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। इसको जैसे उल्टा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो यह 1 बट्टे 1 मतलब कि 1 ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको हम लोग 1 बट्टा √3 लिख देंगे। और यह अभी क्या है, अपरिभाषित है, इसको जैसे उल्टा करें तो क्या बन जाएगा, 0 बट्टा 1 बन जाएगा, जो कि हमारा 0 के बराबर होता है। तो tan का वैल्यू आपने निकाला था tan थीटा का, बस tan थीटा का व्युत्क्रम होता है cot थीटा। तो tan को उल्टा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, cot मिल जाएगा। तो tan 0 का मान था 0, तो 0 को जैसे हम 0 बट्टा 1 था उसको हम लोगों ने जैसे ही उल्टा कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया, अपरिभाषित बन गया। tan 30 का मान हमारा था 1 बट्टा √3, तो इसका उल्टा जैसे करेंगे √3 1 बट्टा √3 का उल्टा करेंगे तो √3 बट्टा 1 बन जाएगा, जो कि हमारा cot 30 का मान निकल के आ गया। क्योंकि हम लोगों ने ये त्रिकोणमिति को परिभाषित ही कुछ इस प्रकार से किया गया है कि त्रिकोणमिति को परिभाषित ही ऐसा किया गया है कि हमारा साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोसेकेंट थीटा का, और हमारा cos थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सीकेंट थीटा के, और हमारा tan थीटा बराबर होता है 1 बट्टे cot थीटा के। ये परिभाषाएं हैं, इस पर आप वो नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों, आपकी मर्जी बनती है। आप चाहें तो जैसे कि हम बोले 1 जोड़ 1 2 ही क्यों होता है, तो ये भी एक परिभाषा के तौर पर बनाया गया है। आपकी मर्जी, आप 1 जोड़ 1 बराबर 3 कर लीजिए, लेकिन इस ऐसा करने से क्या होगा, आपको गणित की सारी चीजों को ही परिवर्तित करना होगा। आप इस हिसाब से अब गणना प्रारंभ कीजिएगा, 1 जोड़ 1 3 होता है, फिर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यह हमारा क्या हो जाएगा, यह 3 के बराबर हो जाएगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो यह कुछ और नई संख्या बनेगी। तो आपको इस हिसाब से नई प्रणाली बनानी होगी, और उस प्रणाली के हिसाब से आपको कुछ फिर से सारे, मतलब गणित में अभी तक जितनी चीजें बनी है उन सबको आपको पुनः परिभाषित करना होगा। तो ये सारी परिभाषाएं इसको ऐसे ही बनाने वाले ने बनाया है, इस पर आप वो नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों होता है। उसकी मर्जी बन पड़ी थी कि जिसने इसको बनाया है उसने कहा कि tan का व्युत्क्रम cot होगा, cos का व्युत्क्रम sec होगा, sin का व्युत्क्रम cosec होगा तो होगा। इस पर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब tan का मान पता है तो हमने cot का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से हमको cos का मान पता है तो हम sec का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हमको sin का पता है तो हम लोग cosec का मान निकाल लेंगे, जैसे कि हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में निकाल के भी दिखाते हैं। एक क्षण के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा।
तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और थीटा यदि हमारा क्या है 0 डिग्री है, थीटा हमारा 30 डिग्री है, थीटा हमारा 45 डिग्री है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, और थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो साइन जीरो का मान हम लोगों ने 1/4 वो बट्टा चार वाला ट्रिक्स निकाला, तो 0/4 का रूट लेंगे तो यह 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 2/4 का रूट लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3/4 का रूट लेंगे तो √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4/4 का रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने साइन का मान जैसे निकाला, अब हम लोग उल्टा करते जाएंगे। जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 है तो साइन 30 का मान √3/2 हो जाएगा। ये एक ट्रिक मात्र है, इसको आप लोग गणित समझने की भूल नहीं कीजिएगा। गणित वह था जो हमने पिछली कक्षा में किया था, और यह याद रखने का ट्रिक मात्र है, जो कि हमने आपको कहा था कि याद रखने की चिंता आपको नहीं करनी है, हमें करनी है। तो हम वो चिंता कर रहे हैं, और आप लोग आराम से देखते चलिए। तो cos 30 का मान हम लोगों ने जैसे साइन 60 का मान जो है वो cos 30 का मान बन जाएगा, और जो 45 का है तो 45 का सेम रहेगा, तो 1/√2 ही रह जाएगा cos 45 का मान। और cos 60 का मान वह हो जाएगा जो कि साइन 30 का मान था, तो साइन 30 का मान 1/2 है तो cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और जो मान साइन 0 का था वह मान cos 90 का हो जाएगा, तो cos 90 का मान इस प्रकार से यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, tan का मान निकालना है। तो टेन की अभी हम लोगों ने टेन का बात किया था कि टेन थीटा हमारा, टेन की एक और परिभाषा होती है, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, टेन 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बटे, तो √3/2, जो कि इसको भागा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग भागा का साइन दे देते हैं, √3/2। यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं, इस वाली संख्या को हम इस वाली संख्या से भाग लगाए, यहाँ पे हमने भी भाग लगाया, इस वाली संख्या को इससे भाग लगाया, टेन साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग लगाया, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग लगाया। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग लगा रहे हैं। यहाँ पे है ये भी साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, तो इन दोनों को विभाजित कर देंगे। साइन थीटा को भाग लगाना है कॉस थीटा से, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हमने साइन थीटा को भाग लगाया कॉस थीटा से, तो यहाँ पे दो ही संख्या है तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो टेन थीटा का मान हमारा यहाँ से इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा कितना आ रहा है, अगर हम किसी संख्या से शून्य में भाग लगाते हैं तो वह शून्य के बराबर होता है। अब फिर यहाँ पे आप चाहे तो गुना में बदल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी तो हम आपके लिए बदल देते हैं एक बार गुना में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 1/2 भागा √3/2। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से इस वाले फॉर्म को हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं, जो बचपन में आप लोगों ने सीखा था, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1/√2 गुना √2/1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे √3/2 गुना 2/1 हो जाएगा, फिर ये तो है ही। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था जस्ट कि किसी संख्या में शून्य से भाग लगाने पर हमको अपरिभाषित प्राप्त होता है, ये इसको अभी तक हम लोगों ने गणित में परिभाषित नहीं कर पाए। ये हम मनुष्यों की लिमिटेशन है कि अभी हम लोग इस पर नहीं पहुंच पाए। जिस दिन हम लोग इस पर बात कर पाएंगे उस दिन हो सकता है हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी वाली बातें गणित पर और विज्ञान पर ही निर्भर करती है, और विज्ञान 90%, 99% तक गणित पर निर्भर करता है। गणित का जन्म ही इसलिए हुआ है, हायर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, लोअर जोड़ घटा गुना भाग प्रतिशत ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। हायर मैथमेटिक्स का जन्म निर्माण ही इसलिए हुआ है क्योंकि विज्ञान को उसकी जरूरत थी। यदि विज्ञान को उसकी जरूरत नहीं होती तो गणित की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्यों, गणित का महत्व ही विज्ञान के कारण है। हायर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, सामान्य गणित की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे सामान्य गणित तो हमारे सामान्य जीवन में भी प्रयुक्त होता है, आप दुकान जाइएगा तो वहां पे गणित लगेगा, आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं तो आपको गणित लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो हायर मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है,
और भी बहुत सारी चीजें, लॉगरिदम है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारी चीजें क्यों क्यों बनाई गई? क्योंकि विज्ञान को इनकी जरूरत थी, तो विज्ञान के लिए बनाया। तो ये अभी तक हमारे पास इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसको अपरिभाषित कहा है। और जिस दिन अधिक जानकारी हो जाएगी उस दिन हो सकता है हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी, हो सकता है हम हवा में ऐसे एक जगह से दूसरी जगह गायब हो पाए, और भी कुछ। इसको हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो tan 0 का मान निकल के आया 0, और tan 30 का मान निकल के आया 1/√3, tan 45 का मान 1, tan और tan 45 का मान 1 क्यों होता है ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये प्रूफ करके भी दिखाया था। और ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में प्रूफ किया था, ये याद रखने का बस एक ट्रिक है। तो यहाँ पे √3 आ गया और यहाँ पे अपरिभाषित आ गया। तो tan के लिए हम लोग अब डायरेक्ट सीधे सीधे इसको कर लेंगे। ये सारी बातें तो समझाने की थी। तो मुद्दे वाली बात क्या होगी, tan 0 का मान 0 हो गया, और इन दोनों को भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में √3, तो 1/√3 बचेगा। इस प्रकार से भी हम लोग काटते। देखिए जब ऐसा वाला बटे आ जाए, ये बीच में बड़ा बटे, फिर ऊपर भी छोटा बटे, नीचे भी छोटा बटे, तो इसके नीचे वाले से इसका नीचे वाला कट पिट सकता है, इसके ऊपर वाले से इसका ऊपर वाला कट पिट सकता, और जो ऊपर में बच जाएगा इन दोनों को गुना करके ऊपर में लिखना है, और इन दोनों को गुना करके नीचे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, और ये नहीं कटेगा, तो इन दोनों को गुना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करके ऊपर में रखना है। √3 गुना 1 करेंगे तो √3 ऊपर में, और नीचे वाले से नीचे वाले में, नीचे वाला में 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 गुना 1 करके नीचे में 1 रखेंगे, जो कि हमारा √3 के बराबर आ गया। और यहाँ पे भी हम लोग भागा लगाएंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, और जो कि वो एक ही बन जाएगा, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे ये वाला तो अभी जस्ट करके दिखाए हैं, √3 के बराबर आ गया, और ये अपरिभाषित आ गए। अब फिर हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, tan का निकाल लिए हैं, तो अब हमको cot का निकालना है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं। अच्छा, अपरिभाषित को हम लोग अपरिभाषित के पद में ही लिख लेते हैं। अपरिभाषित क्या था, यही था ना कि हम लोग क्या कर रहे थे, किसी संख्या में शून्य से भाग लगा रहे थे। तो जब हम लोग किसी संख्या में शून्य से भाग लगाते हैं, अब इसको उल्टा करेंगे, tan को इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो √3/1 बन जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो यह 1 ही रहेगा, यह 1/√3 हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, जो कि यह हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर यह हमारा अपरिभाषित बन जाएगा। तो cot 0 हमारा अपरिभाषित होता है, और tan 90 हमारा अपरिभाषित होता है। लेकिन tan 0 हमारा 0 होता है, और cot 90 हमारा 0 होता है। तो ये आपको खुद ही खुद याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार ट्रिक देख लीजिए। cot का निपट गया। cot के बाद हम लोग आ जाते हैं sec पर। sec थीटा क्या होगा, cos का उल्टा होगा। ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इस सबके नीचे है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो बस 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/2 का रूट 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 रह जाएगा, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 रह जाएगा, और 1/0 का उल्टा करेंगे तो 0 नहीं, ये हमारा 1/0 बन जाएगा, जो कि फिर से हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। देखिए किसी संख्या में हम लोग शून्य से भाग लगाते हैं तो वो परिभाषित नहीं है। सेक का निपट गया, अब हम लोग आ जाते हैं कॉसेक पर। कॉसेक क्या होगा, साइन का व्युत्क्रम होगा, साइन का उल्टा होगा। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे तो है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको विकृत करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा, जो कि फिर से हमारा क्या हो रहा है, अपरिभाषित बन रहा है। फिर 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 बन जाएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 बन जाएगा, फिर √2/√3 बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारा ये टेबल याद रख सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ निकल के आया था। कॉट हमारा अपरिभाषित था, देखिए यहाँ पे भी हमारा निकल के आ रहा है, cot 0 हमारा अपरिभाषित के बराबर आ रहा है। फिर देखिए tan 90 हमारा अपरिभाषित आया था, तो देखिए tan 90 हमारा अपरिभाषित आया है। फिर देखिए sec 90 हमारा अपरिभाषित था, देखिए sec किधर गया, ये रहा sec 90 हमारा क्या है, अपरिभाषित आया। फिर cosec 0 हमारा अपरिभाषित था,
तो cosec 0 हमारा अपरिभाषित आया इस ट्रिक से। तो इस ट्रिक में क्या करना है, आपको साइन का निकालने का भी बता दिया, 0 1 2 3 4 लिखना, फिर सबको 4 से भाग लगाना और फिर सबका वर्गमूल ले लेना है, तो वो आ जाएगा आपका इन पांचों के लिए। फिर कॉस का क्या करना है, साइन का उल्टा कर देंगे, जो साइन 90 का है वो कॉस 0 का है, जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का है, जो 45 का है वो 45 का है, जो 30 का है वो 60 का है, जो 0 का है वो 90 का है। फिर 10 के लिए इन दोनों को भाग लगाएंगे, 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 तो 10 का आ जाएगा। अब जस्ट उल्टा करते जाना है, 10 कॉट का चाहिए तो 10 का उल्टा, 10 का उल्टा कॉस का सेक का चाहिए तो कॉस का उल्टा, कॉसेक का चाहिए तो साइन का उल्टा। तो ये हो गया बात। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 8.2 पर। और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इस सीरीज में सामान्य जगहों की अपेक्षा हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रश्नावली पर हम लोग कम समय लेंगे। आप लोग देखिएगा, अपेक्षाकृत हमने 2 क्लास लगा दिया इस कोण त्रिकोणमितीय कोणों के विशेष अनुपातों को समझाने के लिए, विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाने के लिए। अब हमको चैप्टर समाप्त करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसके पहले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री, फिर बीच में कोई गुना कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का एल्जेब्रिक साइन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, गुना का साइन है। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो क्या है, गुना का साइन है। तो ये बात आप लोगों को शायद पता होगी। हम इतना अपेक्षा कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, गुना हो रहे हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टेबल में साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान, ये रहा साइन, ये रहा 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अपने पास में अपनी कॉपी में ये टेबल बना करके रख लीजिए, फिर इस प्रश्न को हल करना। तो साइन 60 का मान क्या होता है, आप अपनी कॉपी में देखिए या फिर आप अपनी किताब में देखिए, वो टेबल को खोल करके साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। फिर cos 30 का मान क्या होता है, आप लोग अपना टेबल को कॉपी का टेबल में देखिए, cos 30 का मान भी हमारा √3/2 के बराबर होता है। फिर साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। आप लोग देखते चलिए अपनी कॉपी में, हमको याद है तो हम अपने दिमाग से लिख रहे हैं। cos 60 का मान भी 1/2 के बराबर होता है। इन दोनों को गुना करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुना √3 करेंगे तो √9 आ जाएगा, जिसका कि मान हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 3 के बराबर आ जाएगा। ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना करेंगे, नीचे वाले से नीचे वाले में गुना करेंगे। चूंकि यहाँ पर अभी कट नहीं रहा है कोई, तो ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना किया तो हमारा 3 आ गया, और 2 गुना 2 किए तो 4 आ गया। जोड़ 1 गुना 1 किए तो 1 आ गया, नीचे में 2 गुना 2 किए तो 4 आ गया। और यहाँ से हमारा क्या बन गया, 3 + 1 क्या बन गया, 4, और बट्टे में क्या आ गया, 4, और ये हमारा क्या आ गया, 1, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अब हम लोग बड़ी आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात देखिए, क्या आप लोग यहाँ पे कुछ गौर कर पा रहे हैं, इन सबका साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 30 का मान हमारा 1 निकल करके आ रहा है। और यदि हम कहते कि आप साइन 90 का मान बताइए, तो ये भी कितना आता है, 1 के बराबर। साइन 90 का मान 1 होता है, आप लोगों को पता है। तो क्या आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं कि यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, जो कि होता है, जो कि सत्य सही फॉर्मूला है। देखिए साइन ए, अगर आपको कहीं पर ऐसा पैटर्न मिल जाए, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, या फिर साइन b cos a, ऐसा कहीं पर आपको पैटर्न मिल जाए, साइन a cos b साइन b cos a, तो इसको हम लोग लिख देते हैं साइन a + b। ये आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि 11th क्लास में चीजों को याद करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें अचानक से आ जाती हैं। तो छोटी छोटी ये चीजें आप लोग यदि अभी से याद कर लेंगे तो आपको 11वीं कक्षा में कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। और नहीं करना तो बस मत कीजिए, याद नहीं कीजिए, बस इतना जान लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये हमारा क्या होता है, साइन a + b के बराबर होता है। बस एक बार देख लीजिए, फिर भूल जाइए, इसको याद नहीं रखना। एक बार हम चीजों को देख लेते तो क्या होता है, हमारे मन से भय समाप्त हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसी चीजें हमने देखी हुई है। अब जब ये दोबारा आपके सामने आएंगे तो आप इससे डरिएगा नहीं। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि 10वीं कक्षा में छोटी छोटी चीजें पढ़ के गए, और 11वीं कक्षा में हमारे सामने भयंकर भयंकर बड़ी बड़ी चीजें आने लगी, फिर हमको लग गया डर, ये क्या होने लगा।
तो ऐसा ना हो तो छोटी छोटी चीजों को पहले से देख करके रखिए। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 tan² 45 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ tan² 45 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, प्लस cos² 30 डिग्री, प्लस cos² 30 डिग्री, प्लस प्लस नहीं है, माइनस sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री। यही प्रश्न है हमारा। अब इसको हम लोग हल करना है। इसके बारे में हम आपको बताए थे, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो tan²θ, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, tan θ का ये स्क्वायर दिया हुआ है। त्रिकोणमिति में स्क्वायर को लिखने का ये विशेष तरीका होता है कि हम लोग थीटा के बाहर हम इसी का स्क्वायर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जो tan θ का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर होगा। तो दो तो है बाहर में, क्या ये स्क्वायर दो पर भी है? नहीं, ये सिर्फ इस वाले पार्ट का स्क्वायर है। तो लिख लेते हैं हम लोग एक बार सही से, tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sin 60 डिग्री का स्क्वायर। और ये डिग्री लगाना आप लोग प्रश्न में नहीं भूलिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं तो यह tan 45 अगर डिग्री नहीं है तो यह हमारा बराबर नहीं होता है tan 45 डिग्री के, और यह बराबर नहीं होता है 1 के। अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं tan 45 तो इसका मान 1 के बराबर नहीं होता है, इसका मान कुछ और होता है। अगर tan 45 लिख रहे हैं तो यह इसका मान बहुत भयंकर वाला कुछ आ सकता है। तो ये 45 और 45 डिग्री बराबर नहीं होता। अगर हम सिर्फ 45 लिख रहे हैं तो यह रेडियंस में लिखा चला जाता। अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए tan 45 तो इसका मतलब है यहाँ पर tan 45, और ये जो कोण है ये कौन सी मात्रक में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। यदि आप लोगों को रेडियन के बारे में नहीं पता है तो हम बताएंगे जब हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो इसी सीरीज में हम आपको रेडियंस के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि हम चूंकि पहले बता चुके हैं, इस सीरीज में हम लोग सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे होंगे, हम लोग कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर अभी इसको हल करते हैं। तो tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान आप लोग चार्ट में चेक कीजिए। tan 45 का मान ये रहा 10 और ये रहा 45 डिग्री। तो tan 45 का मान हमारा क्या होता है, 1/1, मतलब 1 के बराबर आता है। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 का मान क्या होता है, आप लोग अपने चार्ट में देखिए, cos 30 का मान होता है 1/नहीं, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 का मान क्या होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी प्लस में है और यह पूरी की पूरी क्वांटिटी माइनस में, और दोनों सेम है। यह प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, यह माइनस का √3/2 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भिन्न के जोड़ के रूप में भी इसको विखंडित कर सकते हैं। सॉल्व करने का तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इससे हम इसको यहीं पर काट भी सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, -3/4 बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी आप इससे इस वाले पार्ट को काट सकते हैं। नहीं काटना तो फिर आप इसको क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आपको यहाँ अगर नहीं काटना, अगर मान लेते आप नहीं काट देते हैं तो आपका सीधे आंसर 2 हो जाता है यहीं पे। अगर काट देते हैं तो आपका आंसर यहीं पर बराबर 2 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं कटाना तो भिन्न का जोड़ कीजिए, 4 4 1 का लघुत्तम 4 आ जाएगा, 1 से भागा लगाएंगे 4 में तो 4 आएगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 4 से भागा लगाएंगे 4 में तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर माइनस 4 से भागा लगाएंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आएगा, बराबर बराबर क्योंकि फिर देखिए, ये +3 ये -3, अब तो कटेगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 8/4, जो कि हमारा फिर से 2 के बराबर आ जाएगा। आप चाहें तो यहीं पर ये करना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसको इससे काटिए और डायरेक्ट 2 आंसर में आ जाएगा। तो 2 नंबर का सवाल हमारा बन गया। हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे। अब आपको ये सारी चीजें आसान लग रही होंगी, इसमें क्या करना, बस वैल्यू बैठाना है, जो भिन्न का जोड़ घटा गुना भागा करना है। हम आ जाते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कहता है,
प्रश्न 3 कहता है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन में क्या है, sec 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। sec 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का, तो जो sin 45 का होता है वही cos 45 का होता है, वो की होता है हमारा 1/√2 के बराबर। आप लोग अपना चार्ट में देख सकते हैं। sec 30 का मान क्या होता है, जो हमारा cos 30 का मान होगा उसका उल्टा कर देंगे, तो cos 30 का मान क्या होगा, जो हमारा sin 60 का मान होगा, और वह हमारा क्या होता है, √3/2 के बराबर होता है। तो यह हमारा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान क्या होगा, जो साइन 30 का मान होगा उल्टा, उसका उल्टा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है। एक ऊपर में हम 1/√2 रहने देते हैं, पहले नीचे वाले भिन्न के जोड़ को कर लेते हैं। एक और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना 2 करेंगे तो 2 रहेगा। 1 से √3 में भाग लगाएंगे तो √3 आएगा, और √3 गुना 2 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। फिर 1/√2, फिर ये बड़ा वाला बट्टा बीच वाला बट्टा दिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या इसको और इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस √3 बच जाएगा, और नीचे में हमारा क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 1/√2 को तो हम ऐसे लिख लिए, फिर भगा का साइन दे दिए। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, 2 प्लस, भागा में हम लोग उसको बस स्प्लिट कर रहे हैं। फिर इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1/√2, तो ये इतना ही रहेगा। गुना गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 2 × 1 प्लस √3। फिर इससे हम लोग गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये गुना कर देंगे तो 1 गुना √3 करेंगे तो हमारा √3 आ जाएगा बटे में। √2 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 √2, फिर ब्रैकेट में हमारा क्या है, 1 प्लस √3। अब आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। अब आप अपने बुक में देख लीजिएगा आंसर कैसा है, हम हर का परिमेयकरण भी कर दे रहे हैं। इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 √2 बन जाएगा, प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 √6 बन जाएगा। ठीक है, 2 इसके आगे संख्या में कुछ नहीं था तो 1 था, 1 गुना 2 किए तो ये 2 ही रहा, और √2 गुना √3 किए तो √6 बन गया। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं, आप लोगों को यदि पता हो और ना पता हो, दोनों ही स्थिति में कोई चिंता की बात नहीं है, हम अभी बता रहे हैं हर का परिमेयकरण करते कैसे। हर का परिमेयकरण करने के लिए हर को पहले पकड़ते हैं। हर कहते किसको हैं, तो कोई भी भिन्न होता है, भिन्न में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग हर कहते हैं। और हर यदि हमारी अपरिमेय संख्या हुई तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको परिमेय संख्या बनाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो इसको कैसे करते हैं, तो जो आपके हर में है उस संख्या को देखिए। और हर का परिमेयकरण हम लोग प्राय तभी करते हैं जब हमारे नीचे में क्या आता है, रूट आ जाता है। तो नीचे में रूट आना मतलब नीचे में अपरिमेय संख्या आ गई, इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, भले ऊपर में हमारा अपरिमेय संख्या रह जाए, नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो ये इस वाले पार्ट को ही हम लोग लिखेंगे, और इसका हम लोग लेंगे कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर किसको कहते हैं, देखिए कॉन्जुगेट पेयर जैसे हम लिख रहे हैं 1 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा 1 माइनस √3। अगर हम लिख रहे हैं √3 प्लस 1, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। मतलब जो हर स्थिति में ये बीच वाला साइन है, इस साइन को क्या कर देना, चेंज कर देना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसको प्लस कर देते, अगर प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो संख्या है उसको सेम ही रखेंगे। फिर नीचे में भी हम लोग इसी संख्या से भाग लगा देंगे, -2√6। गणित के हिसाब से देखें तो इससे ये कट जाएगा, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। अब बस सिंपली क्या करना है,
गुना है तो इस नीचे वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट में गुना, और ऊपर वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट में हम लोग को गुना कर देना है। तो कर देते हैं गुना √3 से। अब देखिए ये इस पूरे के साथ गुना में होगा, तो √3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2√6 बन जाएगा, माइनस 2√18 बन जाएगा। और बट्टे में क्या आ जाएगा, देखिए ये a+b इंटू a-b वाला टर्म बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a के जगह पे क्या है 2√2 है, और b के जगह पे क्या है 2√6 है, तो कर देंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा ये होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि आपको समझने में दिक्कत है तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसको और डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। या आप टेलीग्राम में इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, बाकी लोगों को तो समझ में आ गया, आप हमको बता दीजिए तो हम आपको भी बता देंगे। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, 2√6 तो 2√6 ही रहेगा, माइनस √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए √18 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 2 गुना 3 गुना 3 ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो 2 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 3 के बदले क्या होगा, 1 3 बाहर आ जाएगा और रूट में 1 2 बच जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बाहर कर लेंगे, √18 से 1 3 बाहर आएगा, तो 1 2 बाहर में है, 1 3 आया तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा रूट का 3 बच जाएगा। और बट्टे में क्या आ गया, बट्टे में हमारा आ गया 2 का स्क्वायर, देखिए 2√2, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इधर आए, 2√2 इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 2√2 गुना 2√2 बन जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 गुना 2 4, फिर √2 गुना √2 √4, फिर 4 तो 4 ही रहा, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना का चिन्ह है, और √4 का वैल्यू 2 होता है, तो इसका मान हमारा 8 के बराबर आ गया। तो ये तो हो गया लॉन्ग तरीका। अब इसको करना कैसे, क्या हम गणित में ऐसे करेंगे, नहीं, जब हम परीक्षा में करेंगे ऐसे करेंगे नहीं, हम देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुना, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग परीक्षा में करेंगे जल्दी। जल्दी करने का तरीका भी हम बता दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 गुना 6 करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जो जिसको कि हम लोग सरल कर सकते हैं, 2√6 माइनस 6√3 बटे में क्या आ गया 8 माइनस 24, तो 8 माइनस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। इस -16 को ऊपर भेज सकते हैं हम लोग, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2√6 माइनस 6√3, नीचे में 16 बच गया। अब इस माइनस से हम अंदर गुना कर देंगे, तो इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो यह माइनस का बन जाएगा, और ये इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं 6√3, फिर ये माइनस आ जाएगा तो -2√6 बटे में 16, ये आपका आंसर बन जाएगा। नहीं तो आपका आंसर यहाँ पे ये वाला भी हो सकता है, आपका आंसर ये वाला भी हो सकता है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आपकी पुस्तक में कौन सा वाला उत्तर दिया हुआ है। तो ये हो गया 3। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न 4 और प्रश्न 5 को भी हल कर सकते हैं। तो प्रश्न आज करके देखते हैं हम लोग 4 5 को। 5 वाला में स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर वाला भी हम आपको करके बताए हैं, और 4 वाला में स्क्वायर नहीं आ रहा है, सिर्फ बिना स्क्वायर के है, तो ये वाला भी हम आपको बताए हैं। तो प्रश्न 4 और प्रश्न 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको घर में पर बनाने का प्रयास करें, और आपको यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम में निसंकोच पूछ सकते हैं, और फिर अगली वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, और इस प्रश्नावली 8.2 को समाप्त करके हम लोग कुछ और सैद्धांतिक बातों पर विचार करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और अपने दोस्तों को भी उत्साहित करें पढ़ने के लिए। एक बार हम आपको सारी स्लाइड्स दिखा देते हैं, कहीं पर हो सकता है कि हम आगे में आ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने इस स्लाइड पर चर्चा की थी, इस पर की थी, इस पर किया था, इस पर किए थे, इस पर किए थे, इस पर किए थे,
तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इधर आने का और पढ़ाई करने का। और हम लोग, आपको जैसे कि पता है, हम लोग इस चैनल पर हम लोग विशेष चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग को वो नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल के शिक्षक तो आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसके लिए पर्याप्त हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ खराब पढ़ाते हैं, वो कम पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपके स्कूल के शिक्षक आपके लिए पर्याप्त हैं। हम एज अ आपके बड़े भैया कह सकते हैं, हम आपके लिए कुछ जो चीजें हम अपने समय में देखते थे कि ये चीजें विशेष हैं, इस पर ध्यान देने योग्य पाते हैं। क्योंकि स्कूल में उतना समय नहीं होता है तो हम लोग उस पर उतना विचार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप आपके पास खाली समय, आप खाली समय में आप इंस्टाग्राम चला सकते हैं, या आप इधर आकर के काम की चीजें देख सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी बनती है, आपको इंस्टाग्राम देखना है या आपको काम की चीजें देखनी है। और इंस्टाग्राम यदि यूज करते हैं तो उधर भी अपने को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, कहीं तो मिल जाएगा, देख लीजिए आप। और ठीक है फिर, बाय बाय, टाटा, सी यू।